कत्ल की वो कहानी जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस रात क्या हुआ, कैसे चाकू के साथ काट काट कर लड़की के शरीर के 59 टुकड़े कर दिए। कहानी सुनकर डर से कांपने लगोगे, छोटे दिल वाले ना देखें। बेंगलुरु में 29 साल की महिला के 59 टुकड़े करके फ्रिज में रखकर भाग गया था और अब कर ली खुद भी खुदकुशी। जी हाँ, महालक्ष्मी के 59 टुकड़े करने वाले ने खुद भी कर ली है खुदकुशी। ये वो केस था जिसको सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि इतनी दर्दनाक मौत दी थी इसने उस महिला को। और ये आत्महत्या करने वाला मुक्ति रंजन राय ही था, जिसने बड़ी ही दरिंदगी से किसी को मारकर फ्रिज में रख दिया था और खुद भाग गया था। और मुक्ति रंजन राय ने मरने से पहले एक सुसाइड नोट लिखा है, जिसमें उसने सारी कहानी लिखी हुई है कि उसने आत्महत्या क्यों की, क्यों वो मरने की राह पर चल पड़ा, क्योंकि उसने पहले खुद ऐसा कदम उठा लिया था जिससे वो वापस आ नहीं सकता था। और सारी कहानी क्या है, आओ बात करते हैं। मुक्ति रंजन राय के पास से जो सुसाइड नोट मिला है, उसने ये सारी बातें कबूली है कि उसने महालक्ष्मी का कत्ल क्यों किया। लुरु में एक फ्रिज में से एक महिला की लाश मिलती है और वो तारीख होती है 21 नवंबर, और 21 सितंबर से ये कहानी स्टार्ट होती है। और ये कहानी 25 सितंबर को उड़ीसा के भद्रक जिले के एक गांव में जाकर खत्म हो जाती है, जब वहां पर एक इंसान की लाश मिलती है जो कि पेड़ पर टंगी होती है। और यही कहानी होती है। महालक्ष्मी जो कि बेंगलुरु की रहने वाली होती है, उसका कातिल तो मिल जाता है, लेकिन वो भी मृतक। महालक्ष्मी का कातिल खुद भी खुदकुशी कर लेता है, क्योंकि शायद उसको इस बात का पछतावा हो जाता है कि उसने जो काम किया है वो भी बहुत बुरा कर चुका है। ये आत्महत्या पुलिस के पहुंचने से पहले कर ली, क्योंकि उसको पता चल चुका था कि पुलिस उसके पीछे लग चुकी है और पुलिस को इस बात का सुराग मिल चुका है कि उस लड़की का हत्यारा कौन है, और इसीलिए किसी न किसी टाइम पुलिस उसके पास पहुंच सकती थी। जब तक पुलिस उसके पास पहुंचती, उससे पहले वो आत्महत्या कर लेता है। खुद को मारने से पहले उसने एक बात ये भी कबूली कि उसने महालक्ष्मी का कत्ल किया है, और उसने इसका कत्ल क्यों किया है ये भी बात उसने इस सुसाइड नोट में लिखी। मुक्ति रंजन राय, जिसकी उम्र थी 31 साल, और वो उड़ीसा के भद्रक जिले का रहने वाला था, जहाँ पर इसने आकर आत्महत्या की। लेकिन वो काम करता था बेंगलुरु में, और उसी बेंगलुरु में काम करती थी महालक्ष्मी। जी हाँ, जिस मॉल में ये काम करता था वहाँ ही काम करती थी महालक्ष्मी, और वहाँ पर ही इनके मेल मिलाप होते हैं, वहाँ ही इनकी मुलाकात होती है, और उसके बाद होती है दोस्ती, और उसके बाद होता है प्यार। और ये प्यार कहाँ तक ले पहुँचता है दोनों को, ये आपके सामने ही है। और मुक्ति जान लेने के बाद भाग जाता है, और उसके बाद उसने अपने सुसाइड नोट में क्या लिखा है ये आपको बताते हैं। वो मुझे अपने घर लेकर गई, मैंने गुस्से में उसके थप्पड़ मार दिया, लेकिन वो गुस्सा हो गई और उसने मुझको मारने की कोशिश की। आखिरकार मैंने उसको मार डाला। बाय लॉ पुलिस इतनी अच्छी नहीं है। चौकनगर पुलिस ने कत्ल से एक दिन पहले मुझे छोड़ने के लिए 10,850 रुपए लिए। उस दिन मुझे काफी चोट आई थी। उसके बाद वो मेरे घर आई, अपने घर जाने देने के लिए तैयार हो गई। मैंने गुस्से में उसका गला दबा दिया और उसकी मौत हो गई। उसके बाद मैंने उसकी लाश के उसी के खरीदे हुए चाकू के साथ उसके टुकड़े कर दिए। मैंने सोचा लाश के टुकड़ों को कुछ समय में मैं पैक कर लूंगा। मैं खुद ही फंदे से झूलने जा रहा हूँ। जो कुछ मैंने किया है उसके लिए मैं बहुत रोया हूँ। मैंने उससे प्यार किया था। ये सब तब मैंने कैसे कर दिया मुझे खुद नहीं पता। हुक्म ब्रो, सॉरी, मुझे माफ करना, मैं तुमसे मिल नहीं पाया। मैंने जब महालक्ष्मी से तुम्हारे बारे में पूछा तो उसने बताया कि तुम अपने होम टाउन गए हो, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। एक बात और, क्रॉस चेक प्लीज। गुड बाय फॉर एवरीडे, मुक्ति। जी हाँ, ये कुछ मिला है उस लेटर में जो मरते समय उसने लिखा था, और इसी से पता चलता है कि दोनों आपस में रिलेशन में थे। अगर महालक्ष्मी की बात करें तो वो कई और लोगों के भी करीब थी। जिस बात से झगड़ा शुरू हुआ वो यही बात थी, और यहाँ तक कि इन दोनों की लड़ाई पुलिस तक भी पहुंच गई थी। लेकिन पुलिस ने उसको छोड़ने के लिए 10,850 रुपए मांगे थे। इसी सुसाइड नोट में साफ साफ लिखा है कि महालक्ष्मी ने पहले उसको मारने की कोशिश की, लेकिन बाद में उसी ने महालक्ष्मी को मार दिया, और महालक्ष्मी के लाए हुए चाकू से ही उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अगर बात करें तो ये सुसाइड नोट 10 रोज बाद ही लिख लिया था। मुक्ति ने 13 सितंबर को ही ये सुसाइड नोट लिख लिया था, लेकिन उसने खुदकुशी 25 सितंबर को की। मुक्ति रंजन राय का पुलिस को कैसे पता चला था?
ये बात तो बहुत जल्दी क्लियर हो गई थी कि मुक्ति रंजन ने ही महालक्ष्मी का कत्ल किया है। 21 सितंबर को महालक्ष्मी की लाश मिलती है, वो भी टुकड़ों में कटी हुई। कत्ल वाली जगह से एक फोन मिलता है जो महालक्ष्मी का फोन होता है, जो 3 सितंबर से ही बंद होता है। और जैसे ही महालक्ष्मी के फोन की कॉल डिटेल निकाली जाती है तो वहां से मिलता है मुक्ति का नंबर। और जब पुलिस खंगालना शुरू करती है तो वो मॉल पे जाती है जहां पर महालक्ष्मी काम करती है, और वहां से पता चलता है कि 1 सितंबर को ही महालक्ष्मी वहां पर गई है लास्ट टाइम। और वहां जब पुलिस पूछताछ करती है तो पता चलता है कि एक और मुलाजिम है जो काफी दिन से गायब है। वो मुलाजिम भी 1 सितंबर से ही वहां पर नहीं जा रहा था, और इसी से पता चलता है कि मुक्ति रंजन ही है जिसने ये किया है। और शक के आधार पर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। ऐसे ही पुलिस मुक्ति रंजन के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करती है तो पता चलता है कि उसकी लोकेशन जो आती है वो बार बार उसी दिन महालक्ष्मी के घर के आसपास ही आती है। और इसी से ये शक जो होता है वो क्लियर हो जाता है, और मुक्ति रंजन राय जो होता है उस पर सुई टिक जाती है कि इसने ही शायद कत्ल किया हो। इसी के साथ पुलिस को पता चलता है कि मुक्ति रंजन राय लड़की के घर के पास ही अपने छोटे भाई के साथ किसी किराए के मकान पर रहता है। पुलिस मुक्ति के बंगलुरु वाले घर में जाती है और वहां पर उसका भाई मिलता है। जब पुलिस उससे पूछती है तो वो जवाब देता है कि मुक्ति ने उसको कॉल करके कहा था कि वो घर को छोड़कर कहीं और चला जाए। जब उसने पूछा था कि बात क्या है तो उसने कहा था कि सारी बात फोन पर नहीं कर सकता। बाद मुक्ति अपने भाई से भी मिलता है और उसको बताता है सारी कहानी कि उसके हाथों से एक कत्ल हो गया है। और फिर उसने कहा कि वो बेंगलुरु में नहीं रह सकता और इसलिए वो गांव जा रहा है। और उसके बाद ही पुलिस उसके फोन की लोकेशन ट्रेस करना शुरू करती है, और लोकेशन से पता चलता जाता है कि वो कहां पर जाता है। पहले वो जाता है भुवनेश्वर, उसके बाद कोलकाता जाता है। और इसी लोकेशन को देखते हुए बेंगलुरु पुलिस जो है वो निकल जाती है पश्चिम बंगाल की तरफ। लेकिन इसी के बाद क्या होता है, मुक्ति क्या करता है, मुक्ति नई सिम ले लेता है। वो उसी फोन में ये नई सिम डाल लेता है और उसी के साथ उसकी नई लोकेशन भी पता चलनी शुरू हो जाती है। बेंगलुरु पुलिस वहां पर पहुंच चुकी थी। ऐसे ही 24 तारीख को मुक्ति पहुंचता है अपने गाँव में। वो अपने घर जाता है और वहां पर पहुंचकर वो ये कबूल कर लेता है अपनी माँ के सामने कि उसने महालक्ष्मी का कत्ल कर दिया है। इसी प्रकार घर में वो 6 घंटे गुजारता है, और जब घर वाले सो रहे होते हैं वो सुबह 4 बजे अपने पिता की स्कूटी लेकर अपना लैपटॉप लेकर वहां से निकल जाता है। और इसी प्रकार रात के अंधेरे में ही वो खुदकुशी कर लेता है एक पेड़ के साथ लटक कर। जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंचती है उनको एक बैग मिलता है, मुक्ति की बैग, जिसपे एक डायरी होती है जिसपे उसने ये सारा कुछ लिखा होता है कि उसने क्यों महालक्ष्मी को मारा और किस वजह से और कैसे मारा, ये सारा वो उसमें लिखा होता है। मुक्ति की मृत्यु के साथ ही महालक्ष्मी वाला केस क्लोज हो जाता है। इस वीडियो को बनाकर आपके सामने रखना, इसका मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है। इसका मतलब सिर्फ एक है कि आपको इसके बारे में पता चल सके कि दुनिया में हो क्या रहा है और कैसे इन चीजों से बचा जाए। ये केस तो क्लोज हो गया, लेकिन बहुत सारी चीजें अपने साथ लेकर, क्योंकि सारी कहानी क्या थी, कैसे महालक्ष्मी के बारे में इसको पता चलता है कि वो कई और लोगों के साथ मिलती है, और क्या कहानी बनती है और किस प्रकार वो उसको मारता है। और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे जिस चाकू के साथ इसने महालक्ष्मी को मारा था वो भी पुलिस को अभी नहीं मिला। और बहुत सारी चीजें हैं जो इन्हीं दोनों की मौत के साथ दफन हो गई हैं।